Hi everyone. So we are doing Indian economic development from NCERT, and the chapter that we are doing is employment. So if you haven't watched part 1 of employment, then I will really request you that go and watch part 1 first and then move to part 2, because the parts are interconnected, so you will develop an understanding only once you see part 1. So if you haven't watched part 1, go and watch part 1 first and then come back to this part. And today we are going, so we've already covered till section 6.5, and today we are starting from 6.6. And guys, disclaimer first that this is an updated version of NCERT, and how do you check it? Go and visit NCERT website online and just download the PDF and check if at the end of each chapter you see 2024-25. That means this is updated version, because this updated version has a lot of updates, as we all know, and the data and all of the things have been updated. So I will really request you to just read the updated version for your exams and not read the versions, the older versions. So let's start with growth and changing structure of employment. So in chapter 2 and 3, let it be what chapter 2 and 3 were. Let's not focus there. Let's focus ki here we are going to look at two developmental indicators. Okay, growth of employment and GDP. So in the entire section, we look at the two major sectors, which are growth of employment, that how employment has been growing, and the GDP. So nearly 70 years of planned development have been aimed at expansion of economy through increase in national output and employment. Okay, so basically you are targeting increase nearly 70 years. So they are talking since the time of independence. We are focusing on expansion of economy. एंड वो कैसे कर रहे हैं हम एक्सपेंशन इकोनॉमी का? थ्रू आउटपुट इंक्रीज हो, नेशनल आउटपुट इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, तो हम फिगर आउट करते हैं कि ग्रोथ भी इंक्रीज हुई है. During the period 1950 to 2010, gross domestic product of India grew positively and was higher than the employment growth. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है? अभी हम दो डेवलपमेंटल इंडिकेटर देख रहे हैं, एंड उन दोनों डेवलपमेंट इंडिकेटर में हम 1950 से लेके हम बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. So, okay, first of all, these are the notes of employment chapter that I have curated. एंड ये नोट्स को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एंड टेबल फॉर्मेट में किया आप लोगों के लिए, सो दैट दीज आर इजी टू रीड. सो बेसिकली नोट्स का मतलब ही होता है ये एंटायर बुक नहीं लिख देना, जस्ट आपको एक जिस्ट इन समझाना. तो मैंने उसमें आपको रेशियोज भी ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. एंड दीज आर द क्विक वर्जन, सो यू कैन एक्सेस दीज. एंड कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले पार्ट 1 का लिंक है, पार्ट 1 एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का, एंड देन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक. आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सारे पीडीएफ में अपडेट करती रहती हूँ, तो मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ वहां पे. यू कैन गो एंड गेट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, हैव अ प्रिंट आउट, एंड या. So what I was saying is, when you have 1950 इंडिपेंडेंस के टाइम से 1947 में इंडिपेंडेंस हुई, अब 1950 से लेके अगर मैं 2010 तक देखना चाहूँ, यानी 70 इयर्स में मैं देखना चाहूँ कि इकोनॉमी कैसे मूव हुई है, तो मैं दो इंडिकेटर ले रही हूँ. एक ले रही हूँ मैं जीडीपी, कि जीडीपी कैसे ग्रो हुआ है, और दूसरा मैं ले रही हूँ एम्प्लॉयमेंट. तो हमें ये इंडिकेटर और डेटा 70 इयर्स के डेटा से जो हमें पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि जो जीडीपी है वो तो ग्रो हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी ग्रो नहीं हुई. तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है, आपने देखा है नेशनल इनकम चैप्टर में भी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, विद इन योर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर, राइट? सो इफ यू आर लुकिंग एट दैट इंडिकेटर जीडीपी, इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्रीज हुई है अगर जीडीपी बढ़ा है. पर वैल्यू ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, यानी आउटपुट अगर बढ़ रहा है, तो लोग जनरेट करने के लिए भी होने चाहिए, पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल नहीं रही उतनी, पर आउटपुट बढ़ रहा है. तो यानी ग्रोथ है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसका मतलब जॉबलेस ग्रोथ है. ठीक है, इन अ वे वो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ग्रोथ हो भी रही है, तो दे आर एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेसनेस एंड जॉबलेस ग्रोथ. सो ग्रोथ इज हैपनिंग, नो डाउट यू आर सीइंग द पॉजिटिव नंबर, बट इट इज हैपनिंग विदाउट द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो यही वो बोलेंगे इस पैराग्राफ में. However, there are always fluctuations in growth of GDP, and always फ्लक्चुएशन तो चलती रहती है इसमें. ठीक है, फिर भी जीडीपी का नंबर पॉजिटिव है. ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%. आई मीन इट वाज नॉट मोर देन 2%, मैक्सिमम वाज 2% एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग these 70 years. So in the chart 6.3, it also points at another disheartening development in the late 1990s. And what is that?
सो चार्ट 6.3 क्या पॉइंट आउट कर रहा है? चार्ट 6.3 पॉइंट आउट कर रहा है कि लेट 1990s एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड रीच्ड एट द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो प्लानिंग के अर्ली स्टेजेस पे थी, प्लानिंग प्रोसेस 1951 से फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ था, 1950s में हम प्लान करना स्टार्ट हुए थे कि प्लानिंग प्रोसेस अंडरटेक करेंगे। सो प्लानिंग प्रोसेस में जो इनिशियली था वहीं पे पहुंच गया डिक्लाइन होके। तो इन वे इतने सालों में ग्रोथ क्या आई अगर एम्प्लॉयमेंट आपकी वहीं पे पहुंच गई? ठीक है, ड्यूरिंग दीज इयर्स वी ऑल्सो फाइंड वाइडनिंग गैप बिटवीन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच गैप बढ़ता हुआ दिखा। दिस मीन्स दैट इंडियन इकोनॉमी without generating employment we have been able to produce more goods and services. So scholars refer this phenomena as jobless growth. So if you have to, if in the exam you're being asked about the definition of jobless growth, तो you know कि jobless growth का definition क्या है, कि इंडियन इकोनॉमी में अगर बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए भी हम लोग ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब है कि दैट इज द फिनोमिना ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। Okay, so far we have seen how employment has grown in comparison to GDP, राइट? कि एम्प्लॉयमेंट कैसे ग्रो, तो दो इंडिकेटर ले लिए एंड 70 इयर्स में हमने उनका कंपैरिजन कर लिया। नाउ इट इज नेसेसरी टू नो हाउ द ग्रोथ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी अफेक्टेड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वर्कफोर्स। ठीक है, अभी आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी अपने आप में कैसा परफॉर्म कर रहा है, पर ये जो अपने आप में परफॉर्म कर रहे हैं ये अलग अलग सेक्टर्स जो है, अलग अलग सेक्शंस है जो वर्कफोर्स के, उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। So from this, we will also be able to understand what types of employment are generated in our country. Okay, so सबसे पहले इंडिकेटर देखने से पहले पहले ये चार्ट देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। ये चार्ट है कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। तो ये हम 1950 से स्टार्ट हुए, फर्स्ट प्लानिंग प्रोसेस से, 5 ईयर प्लान से। तो यहाँ पे देखो, एंड जो डार्क ब्लैक में आपको नंबर दिख रहा है ये एम्प्लॉयमेंट है, एंड जो आपको ऊपर दिख रहा है ये जीडीपी है। सो आप देखोगे कि आपका जो जीडीपी है, आपका एम्प्लॉयमेंट बेसिकली 0.39 था एंड ये गिर गिर के वापस से इतना हो गया 1.12। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखोगे जीडीपी इंक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे। अगर ये गैप इंक्रीज हो रहा है, ये गैप अगर इतना है, ये गैप बढ़ के इतना हो गया है। ठीक है, तो ये अगर मैं ईयर देखूं 2005 से 10 में, जब रिसेशन भी आई थी, जब बहुत ज्यादा इशू हुआ था, तो उस टाइम पे जॉबलेस ग्रोथ कितनी थी कि जीडीपी नंबर तो 8.7 दिखा रहा था पर एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो रही थी। तो आपके आउटपुट कैसे बढ़ रहे थे जब आप लोगों को हायर नहीं कर रहे थे वो आउटपुट बढ़ाने के लिए? सिमिलरली यहाँ पे आप गैप देखोगे तो दिस गैप हैज बीन वाइडनिंग एंड दिस इज नोन एज, द गैप इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। ओके, बाय बिकॉज योर जीडीपी ग्रोथ माइनस योर एम्प्लॉयमेंट का क्या है, तो जो इसके बीच का गैप है जो वाइडन हो रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। दिस इज थ्रू द चार्ट। Okay, now let us look at the two indicators that we have seen in the preceding sections: employment of people in various industries and their status. Okay, so ये चीज हमने part 1 में cover की थी. I'm again saying I'm attaching the part 1 in the description box, and also towards the end of the video you will see part 1 there. So go and watch part 1 before watching this one. Okay. So we know that India is an agrarian nation. India एक agrarian nation है। ठीक है, agrarian nation का मतलब क्या होता है कि जो majority employment या जीडीपी में contribution हो रहा है वो हमारा country में agriculture sector दे रहा है, तो हम agrarian nation हुए। A major section of the population lives in rural areas and is dependent on agriculture for their main livelihood. This is the meaning of agrarian nation. Okay. तो अब यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव एम्ड एट रिड्यूसिंग प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। सो हमारे कंट्री में, इंडिया में, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिव इन रूरल सेक्शन और रूरल एरियाज, एंड अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो वहां पे आपका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर हो जाता है। ओके, करेक्ट, इतना समझ आ गया। अब बहुत सारी कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया, जब हम बोलते हैं ना डेवलपमेंट करनी है कंट्री में, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है, तो हम डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं कि इंडिया को एग्रीकल्चर से शिफ्ट करो एंड इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर में लाओ। हम एग्रेरियन सेक्टर या अपनी डिपेंडेंसी जो एग्रीकल्चर पर है उसको कम करने की कोशिश करते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे जो है वो ऑलरेडी कम हो जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर्स शो substantial shift from farm work to non-farm work,
and you have to see the table, we'll see the table. But in 72 to 73 years, about 74% of workforce was engaged in primary sector. 74 मतलब आपकी majority of the section जो है, ठीक है, almost 3/4 आपका जो section है वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है। और 2011-12 में दिस प्रपोर्शन डिक्लाइन टू अबाउट 50%, यानी हाफ रह गया। तो यानी 3/4 पहले था जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था, अब हाफ रह गया डिपेंडेंट, ठीक है। इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ आई है, लेकिन ये देखते हैं किसमें ज्यादा ग्रोथ आई है। सो सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर आर शोइंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर इंडियन वर्कफोर्स. You may notice that the share of these sectors have increased from 11 to 24% and 15 to 27% respectively. यानी इनका दोनों का ही सेक्टर्स में ग्रोथ आई है, आप देख सकते हैं दोनों ही सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट स्टेटस इंडिकेट्स दैट ओके over last 5 decades, यानी last 50 years, as I told you, decade का मतलब होता है 1 decade is equal to 10 years, ठीक है। तो over last 5 decade मतलब 50 years, 1972 से 2018 तक people have moved from self employment and regular salary to casual wage work. अब ये थोड़ा वरी करने की बात है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, लोग अपना काम कर रहे हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट भी ठीक है कि जिनको रेगुलर सैलरी मिल रही है काम करने की वो भी काम कर रहे हैं। पर जो मूवमेंट आई है 50 साल में कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है और रेगुलर सैलरीड भी नहीं है, दोनों से ही हटके लोग कैजुअल वर्क की तरफ भाग रहे हैं, कैजुअल वेज वर्क की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? Yet self-employment continues to be major employment provider, no doubt. Self-employment major contributor है, but look at the last column of the table. How do you understand the stagnation of secondary sector and moderate rise in self-employment during 2011 to 18? Okay, so when they say something, NCERT is saying discuss in class. So it is your duty to find the answer of the question that they are saying to be discussed in class, because वो analytical question बना के आपको पेपर में दे देंगे और आप लोग जाके पेपर में बोलोगे कि ये तो था ही नहीं बुक में, सब कुछ था बुक में ही था। इट्स जस्ट यू नीड टू फाइंड कहाँ पे था, कैसे था। इन कुछ चीजें एनसीईआरटी आपको खुद करने को बोलती है एंड वो उसी पे आपका टेस्ट लेती है, राइट। सो पहले टेबल देख लेते हैं, टेबल का असेसमेंट देखते हैं। टेबल 6.3 बार बार कह रहे हैं। सो सेक्टर वाइज देखते हैं। ये ईयर्स इन्होंने डिवाइड करे हुए हैं, आप देख रहे हो जैसे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्राइमरी सेक्टर में अभी भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में तब भी ज्यादा था, अब भी ज्यादा है। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि पहले अगर 3/4 था, 75% था, तो अब 50% है, यानी बाकी दोनों सेक्टर्स में भी इंक्रीज आया है। विद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ कोर्स सर्विस है। तो जो हम बोल रहे थे कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होना चाहिए था वो प्राइमरी होना चाहिए था, प्राइमरी से सेकेंडरी होना चाहिए था, टू टर्शरी होना चाहिए था। बट हम लोगों ने ये फॉलो नहीं किया स्ट्रक्चर एंड हमने सीधे प्राइमरी से सर्विस सेक्टर पे जंप करा एंड बीच में कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन हो गया सेकेंडरी सेक्टर का। एंड देन इसमें भी हम देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड अभी भी ज्यादा है, पहले भी ज्यादा ही था, लेकिन फिर पहले के मुकाबले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, ठीक है। एंड कैजुअल वेज वर्कर्स जो है वो बढ़ते गए हैं, ठीक है। कैजुअल वेज वर्कर बढ़ने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है। Scholars call this, okay, I'll highlight this so that you know, and please highlight this in your books as well. The process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage work noticed during this period as casualization of workforce. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is casualization of workforce? कैजुअलाइजेशन है कि आपकी जो वर्कफोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम जो कर रहे हैं उन्हें या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, अपना कुछ खोला हुआ है उसमें काम कर रहे हैं, या फिर रेगुलर सैलरीड है, दोनों ही चीजें ठीक है। पर जब मूवमेंट होती है इन चीजों से, दोनों ही स्टेटस से हटके कैजुअलाइजेशन पे कि कैजुअल वेज वर्क कर लो आप, यानी जब आपको मिल रहा है तब आप प्रोजेक्ट्स ले लो एंड टेम्पररी वर्क कर लो, ना ही जॉब सिक्योरिटी है ना कुछ है, तो वहां पर उसको हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन। दिस मेक्स द वर्कर्स हाईली वल्नरेबल, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वर्कर्स को वल्नरेबल बना रहा है। अब वल्नरेबल कैसे बना रहा है? हाउ? लुक एट द केस स्टडी ऑफ अहमदाबाद इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। तो अब पहले केस स्टडी देखते हैं कि कैसे वल्नरेबल बना रहा है, वो देखेंगे अहमदाबाद की केस स्टडी। सो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है। अहमदाबाद इज अ प्रॉस्परस सिटी विद इट्स वेल्थ बेस्ड ऑन प्रोड्यूस ऑफ मोर देन 60 टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है, विद लेबर फोर्स ऑफ 1,50,000 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दैम। सो टेक्सटाइल मिल की बात हो रही है,
60 टेक्सटाइल मिल की बात कर रहे हैं हम, एंड 1,50,000 लोग हैं जो वहां एम्प्लॉयड है. Now, these workers had over a course of the century acquired certain degree of income security. कुछ एक certain degree मिल गई income security की, इतने टाइम से आप काम कर रहे हो. They had secure jobs है with living wages. Okay, so they are covered by social security schemes. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कवर्ड है वो, जो प्रोटेक्ट करता है उनकी हेल्थ को और उनकी ओल्ड एज को. ठीक है. दे हैड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन विच नॉट ओनली रिप्रेजेंटेड देम इन डिस्प्यूट्स बट ऑल्सो रन एक्टिविटीज फॉर वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज. इन अर्ली 80s टेक्सटाइल मिल्स ऑल ओवर द कंट्री बिगैन टू क्लोज डाउन. अब 80s में क्या हुआ, ये तो उन्होंने पहले आपको केस स्टडी दी, पहले उन्होंने सेटअप करा कि अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स थी, उसमें 1.5 लाख लोग थे वर्कफोर्स में, जॉब सिक्योरिटी थी, सोशल स्कीम्स में कवर्ड थे, हेल्थ कवर्ड थी, ओल्ड एज की टेंशन नहीं थी, सारी चीजें कवर्ड थी. पर क्या हुआ, वो टेक्सटाइल मिल्स बंद होने लगी 80s में. In some places, such as Mumbai, the mills closed rapidly. मुंबई में तो बहुत ही जल्दी जल्दी क्लोज हुई. In Ahmedabad, the process of closure was long drawn out and spread over 10 years. जैसे मुंबई में तो फटाफट से क्लोज हुई मिल्स, जल्दी 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 जल्दी, पर अहमदाबाद में फिर भी 10 साल लगे. ये पूरा प्रोसेस थोड़ा लंबा चला है, 10 साल तक चला. ठीक है. Over this period, approximately 80,000 permanent workers and over 50,000 non-permanent workers lost their jobs and were driven to informal sector. तो क्या हुआ यहाँ पे, 80,000 परमानेंट वर्कर थे एंड 50,000 नॉन परमानेंट वर्कर, यानी ऑलमोस्ट 1,30,000 वर्कर्स आउट ऑफ 1,50,000 का वर्क फोर्स, इन लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी या इनकी जॉब चली गई, एंड ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ड्राइव हुए. तो द सिटी एक्सपीरियंस्ड एन इकोनॉमिक रिसेशन एंड पब्लिक डिस्टर्बेंसेस. अगर 1.5 लाख लोगों में से 1,30,000 लोगों की जॉब चली जाए, उनकी अर्निंग रुक जाए, तो वो खर्चे भी तो करेंगे नहीं, खर्चे भी तो रुक जाएंगे. जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन पे हिट होगा, तो रिसेशन ही तो आएगी. तो इस वजह से एक मेजर रिसेशन का टाइम पीरियड देखा गया, especially communal riots. A whole class of workers was thrown back from the middle class to informal sector into poverty. पहले मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास से इनफॉर्मल सेक्टर में पॉवर्टी में आके गिर गए वो, क्योंकि जॉब्स एकदम चली गई. देयर वॉज वाइड स्प्रेड अल्कोहलिज्म एंड सुसाइड्स. तो अब क्या हुआ, लोगों के पास काम नहीं है, 1,30,000 लोग काम से जूझ रहे हैं, तो वो लोग क्या हुआ, जब है नहीं तो अल्कोहलिज्म में आए. ठीक है. अल्कोहल पीने लगे, सुसाइड करने लगे. चिल्ड्रन वर विड्रॉन फ्रॉम स्कूल एंड सेंट टू वर्क. बच्चों को स्कूल भेजने के पैसे नहीं है, ऑब्वियसली उनको स्कूल से हटाया एंड उनको काम पे लगाने लगे. तो बहुत ज्यादा इनफॉर्मलाइजेशन हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने इतने साल टेक्सटाइल मिल को दे दिए थे, वहां पे जॉब सिक्योरिटी सब था, तो और कोई स्किल नहीं सीखा था कि कोई और जॉब में लगे. तो इस वजह से बहुत सारे इश्यूज आए वहां पे. ठीक है. सो ये केस स्टडी आपने अहमदाबाद की देखी, यही वो यहाँ पर कोट कर रहे हैं आपको जब वो कैजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं. ओके. Okay, so look at the case study of Ahmedabad. Then, in the meantime, you also notice 2017 to 18 में a moderate rise in share of regular salaried employees. How do you explain this phenomena? तो 2017-18 ईयर में एक मॉडरेट इंक्रीज आया रेगुलर सैलरीड जॉब्स में, यानी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में. तो इसको हम कैसे समझाएंगे. ठीक है. रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज मतलब जिनको रेगुलर जो काम कर रहे हैं एंड उनकी सैलरी फिक्स है, उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है. ठीक है. तो ये चीज है, एंड ये चीज में एक मॉडरेट इंक्रीज आता जा रहा है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं. ओके. मेजरली कैजुअलाइजेशन की तरफ भी हो रहा है, बट रेगुलर सैलरी में मॉडरेट इंक्रीज है. अभी इनफॉर्मलाइजेशन पड़ता है वर्कफोर्स का. इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव फाउंड दैट proportion of hired work jobs working for others has been increasing. यही पढ़ा हमने एंड में. इसका मतलब क्या है, वो कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि proportion of hired work job working for other increasing, मतलब कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में मॉडरेट इंक्रीज है. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन टू प्रोवाइड, ये यहाँ पे इसका मतलब है रेगुलर सैलरीड जॉब्स, कंफ्यूज मत होना. Okay, one of the objectives of development planning in India since India's independence has been to provide decent livelihood to its people. Decent livelihood आ जाए. ठीक है. It has been envisaged
that industrialization strategy would bring surplus workers. Industrialization जब होगी, ठीक है, लोग इंडस्ट्रीज की तरफ आएंगे काम करने, तो इसका मतलब है सरप्लस वर्कर्स जो है एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, तो उनका बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा इन डेवलप्ड कंट्रीज. We have seen in the preceding section that even after 70 years of planned development, more than half of the Indian workforce depends on farming as major source of livelihood. हमने 70 इयर्स में प्लानिंग प्रोसेस ली. 1951 में हमारा पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, 1951 टू 56 में. तो जब हम जब गवर्नमेंट मिलके प्लान कर रही थी इकोनॉमिस्ट के साथ, तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर on the eve of independence majority of the people are dependent on agriculture, so we will bring up industrialization. Second 5 year plan तो फोकस भी करता था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं जो एग्रीकल्चर पे, जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर में अगर एक फार्म पे 4 लोग रिक्वायर्ड है, पर एक फार्म पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी के 6 तो कुछ आउटपुट नहीं दे रहे, क्योंकि 4 लोगों में भी आउटपुट 100 kg आ रहा है, एंड सेम 10 लोगों में आ रहा है. तो वो जो सरप्लस वर्कर है वो इंडस्ट्री में लगेंगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे, वो ज्यादा खर्चा करेंगे. यही प्लान था. बट हम लोग अभी 70 इयर्स बाद भी यही देख रहे हैं, डेटा में यही दिखा रहा है कि अभी तक भी मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग. लाइवलीहुड के लिए वो अभी भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, यानी कोई ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर कुछ ऐसा मेजर बूम नहीं आया इंडस्ट्रीज में. ठीक है. सो इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं इस पूरी बात पे? इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि ओवर द इयर्स द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी जो है एम्प्लॉयमेंट की, वो डिटीरियोरेट हो रही है. Even after working for more than 10 to 20 years, why do some workers do not get, not get maternity benefit, provident fund, gratuity or pension? ठीक है, वो यही पूछ रहे हैं कि कुछ वर्कर्स 10 से 20 साल काम करने के बाद भी एक कंपनी में इतने बेनिफिट्स क्यों नहीं उठा पाते? ठीक है, तो इसका मतलब है जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो डिटीरियोरेट हो रही है. Why does a person working in the private sector gets a lower salary as compared to another person doing same work but in public sectors? So प्राइवेट सेक्टर में एंड पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड हैड आई बीन देयर मैं आपका पेपर सेट करती, मैं क्वेश्चन जरूर देती. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वो पूछ रहा है कि आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ वर्क आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब में क्यों आपका पैसा ज्यादा मिल रहा है एंड प्राइवेट जॉब में क्यों उतना नहीं मिल रहा? गवर्नमेंट में बेनिफिट भी बहुत मिल रहा है, क्यों आपको लगता है कि एक एक गवर्नमेंट जॉब के लिए या यूपीएससी के एक एग्जाम पे जो रेशियो है वो एक सीट के बदले एक एक 10-10 हजार, एक एक लाख बच्चे एक सीट के पीछे है? I mean, so much of competition, so many students who are giving their precious time to these government jobs because they know that once they secure the government jobs, their life is stable and secure. Okay, so you may find a small section of Indian workforce is getting regular income. The government, through its labor laws, enabled them to protect their rights in various ways. Since the section of the workforce forms trade unions, bargains with the employers for better wages and other social security measures. Who are they? So to know this, we classify the workforce into two categories. अब हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे just to know कि कौन वो वर्कफोर्स है या वर्कर्स है जिनको बेनिफिट मिलता है, जो ट्रेड यूनियन का पार्ट है एंड जो एम्प्लॉयर्स से आर्ग्यू करके अपने वेजेस स्टेबल करा सकते हैं. ठीक है, तो हम उसके लिए डिवाइड करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर. वर्कफोर्स जो हमारी है, फॉर्मल कितना है, इनफॉर्मल कितना है, कैसे क्लासिफाई होता है ये? ठीक है, ये देख लेते हैं. Formal sector, so which are also referred to as organized and unorganized sector. So all the public sector establishment and those private sector establishment which employ 10 hired workers or more are called formal sector establishment. Okay, and those who work in such establishment are called formal sector workers. ठीक है, and all those enterprises and workers working in those enterprise form the बेसिकली जो इसमें काम नहीं कर रहे, जो बाकी के अदर है, वो इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट होता है. दस इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड मिलियंस ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड पीपल वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेस, एज ऑल्सो द सेल्फ एम्प्लॉयड हु डू नॉट हैव एनी हायर्ड वर्कर. Okay, so it also includes all non-farm casual wage laborers who work for more than one employer, such as construction worker, head load worker. You may also note this is one of the way to classify workers. There could be other ways of classification as well.
तो अभी क्या है, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर कैसे पता चल रहा है आपको? वो कह रहे हैं सबसे पहले जो सेक्टर है, सेक्टर आपका वर्कफोर्स है, ठीक है, वर्कफोर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हम फॉर्मल बोल सकते हैं, फॉर्मल को हम ऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे हम इनफॉर्मल बोल रहे हैं, या फिर हम अनऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हैं। फॉर्मल में कौन आता है आपका? पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, पीएससीज, पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स, एंड प्राइवेट सेक्टर विद 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स। ठीक है, वो फॉर्मल हो गए, बाकी इनफॉर्मल में आ गए। सो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं। The information relating to employment in formal sector is collected by Union Ministry of Labor through employment exchanges located in different parts of the country. Do you know who is the major employer in formal sector of India? In 2012, out of 30 million formal sector workers, only 18 million formal sector workers were employed by public sector. Here are also men form the majority, as women constitute only 1/6 of the formal sector. Economists point out that reform process initiated in early 90s resulted in a decline in number of workers employed in the formal sector. तो ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा आपको कि मतलब वो बोल रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर में मेजोरिटी तो आदमी होते हैं, लेडीज बहुत कम होती हैं, ऑलमोस्ट नियरली 1/6 होती है। पर जो हैरान करने वाली बात यह है वो है कि 1991 का जो रिफॉर्म्स थे इंडिया के, ठीक है, उन रिफॉर्म्स के बाद जो आपका नंबर ऑफ वर्कर्स है जो फॉर्मल सेक्टर में वो डिक्लाइन हुआ है। तो ये क्यों होगा, डिक्लाइन क्यों हुआ होगा? दैट्स अ क्वेश्चन, लेट्स सी इफ एनसीईआरटी हैज आंसर्ड। बाय द वे, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेक्शन, पिछली क्लास में भी, कीप नोटिसिंग द पिक्चर्स। पिक्चर्स के नीचे क्या लिखा है? ये वाली पिक्चर दिखा रही है कि रोड साइड वेंडिंग हो रही है, इंक्रीज हो रहा है वैरायटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स। तो आपको एनसीईआरटी, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में ये पिक्चर दे दी जाएगी, एंड अगर एमसीक्यू है तो पूछ लिया जाएगा डिपिक्ट करो इस पिक्चर को, या फिर आपसे पूरा 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा टू राइट अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मलाइजेशन। ओके, so those who are working in the formal sector enjoy social security benefits. Social security, अब जो formal sector में आपको पता है कि डिविजन कैसे होता है वर्कफोर्स का, एंड वर्कफोर्स में फॉर्मल सेक्टर में कौन आता है एंड इनफॉर्मल में कौन आता है। अब जो फॉर्मल में आते हैं वो फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स होते हैं। फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं, ठीक है। दे अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में जो है उनसे ज्यादा अर्न करते हैं। Developmental planning envisaged that the economy grows, more and more workers would become formal sector workers। ठीक है, ये प्लानिंग प्रोसेस में बोला था। प्लानिंग प्रोसेस में पता नहीं कितना कुछ बोला था जब 1951 में स्टार्ट कर रहे थे। तब ये कहा था कि अच्छा, बहुत सारे जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी फॉर्मल सेक्टर वर्कर बनते जाएंगे लोग, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स एंगेज इन फॉर्मल वुड dwindle। लेकिन ऐसा हुआ इंडिया में? मतलब अभी हमने ऊपर बोला कि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। So look at the following chart which gives distribution of workforce in formal and informal sector. Look at this chart now. This is very interesting chart and एनसीईआरटी बनाता बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी ने देखो फॉर्मल सेक्टर में यहाँ पे डॉक्टर बनाया हुआ है, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ठीक है। एंड इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ पे आप देखो तो वो मतलब कंस्ट्रक्शन करते हुए रख रहे हैं, एंड वो यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये चीज देखो कितना अच्छे से वो आपको समझा रहे हैं। एंड फॉर्मल सेक्टर में आप देखोगे तो भी मेल एंड फीमेल आप देखो यहाँ पे। सो फॉर्मल सेक्टर में मेल है, दोनों ही कम है, मेल एंड फीमेल कितना कम है, फिर भी मेल ज्यादा है। एंड इनफॉर्मल सेक्टर में भी मेल कितना ज्यादा है एंड फीमेल भी ज्यादा है कंपैरेटिवली, बट अगेन दोनों ही सेक्टर में फीमेल एम्प्लॉयमेंट में ही कम है ओवरऑल, तो दोनों जगह कम है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में क्या है हाल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है हाल, ये देख लो। सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर, एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 2011-12 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1950s में जब प्लानिंग कर रहे थे और बोल रहे थे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा, इनफॉर्मल में कम होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2011-12 का डेटा देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो इनके रीजंस क्या हैं, ठीक है। We learned that in 2011-12 there were about 473 million workers in India, and there were about 30 million workers in formal sector। मतलब 473 million वर्कर्स में से सिर्फ 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर में, बाकी के 443 मिलियन इनफॉर्मल सेक्टर में। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में आज की डेट में, ठीक है। कैन यू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन
फॉर्मल सेक्टर इन द कंट्री, अबाउट ओनली 6%। ठीक है, ये कैसे किया इन्होंने? ऑब्वियसली 30%, 30 मिलियन है, टोटल 473 मिलियन है, इंटू 100। अब यहाँ पे देखो, बड़े स्मार्टली उन्होंने ब्रैकेट में फॉर्मूला दिया है। आज तक एनसीईआरटी ने और किसी चैप्टर में आपको ऐसे ब्रैकेट में दिया है सॉर्ट करके, सीधे परसेंटेज बता देते हैं ना। तो इससे दिमाग लगाना किसका काम है? आप लोगों का। सी एज आई ऑलवेज से, 85 मार्क्स स्कोर करने में, 90 मार्क्स स्कोर करने में कुछ नहीं जाता। जो 99 या 100 स्कोर करता है ना, वो 10 मार्क्स बहुत मेहनत से आता है। और वो मेहनत कैसे होती है? वो मेहनत ऐसे होती है कि आप वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पिक करो। व्हेन आई स्टार्टेड दिस सीरीज, आई टोल्ड यू आई विल रीड वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन विद यू। व्हाई? मैं आप लोगों को रोज हर पार्ट में बताती जाती हूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ, कि कैसे एनसीईआरटी आपको चीजें दे रही है प्लेटर पे। एनसीईआरटी ने सब दिया है। तो यहाँ पे आपसे परसेंटेज ऑफ फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कैलकुलेट करा लिया उन्होंने, क्योंकि वो बोल सकते थे कि सिर्फ 6%, पर उन्होंने ब्रैकेट में फॉर्मूला जब किसी चैप्टर में नहीं दिया है तो इस चैप्टर में क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि आप लोग को भी सॉल्व करना आए, क्योंकि वो आपको पेपर में क्वेश्चन देंगे और आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये इसीलिए एनसीईआरटी आपके लिए क्लू छोड़ता है। कहते हैं ना, आप डिटेक्टिव हो, मतलब बेसिकली एनसीईआरटी आपके लिए सारे क्लूज छोड़ रहा है और आपको सब कुछ प्लेटर पे दे रहा है। आपके ऊपर है आप कैसे उसे डिटेक्ट करते हो। ओके, सो 6%, अब ये कैलकुलेट करोगे, सो पूरे पॉपुलेशन का सिर्फ जो वर्कफोर्स है 473, पूरा वर्कफोर्स जो है हमारा, उसका सिर्फ 6% लोग आर इनटू द फॉर्मल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द 94% आर इन इनफॉर्मल सेक्टर। इन 2011-12, द ईयर फॉर विच जेंडर वाइज डेटा ऑन फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल, तो अबाउट 20% ऑफ फॉर्मल सेक्टर एंड 30% ऑफ इनफॉर्मल आर वुमेन। तो पहले तो जितनी वर्कफोर्स है उसका सिर्फ 6% तो फॉर्मल में है। 6% में आदमी औरत, मेन वुमेन दोनों आते हैं। सो फॉर्मल सेक्टर 6% वर्कफोर्स, एंड 6% आउट ऑफ दैट 6% वर्कफोर्स ओनली 20% आर वुमेन। अब ये कैलकुलेट कर लो इसका। ठीक है, ये 30 है, फॉर्मल सेक्टर में 30 है, तो इसका 20% कैलकुलेट कर लो, 20/100 इंटू 30 कर लो। ठीक है, 1/5, यहाँ पे 6, तो इसमें से ओनली 6 मिलियन आर वुमेन, रेस्ट ऑफ द 24 मिलियन आर मेन। ठीक है, सो यही फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में 30% वुमेन है, इनफॉर्मल सेक्टर में भी 70% मेन है। तो दैट इज द जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन। ओके, इनफॉर्मलाइजेशन टेबल वी हैव read. So, since the late 1970s, many developing countries, including India, started paying attention to enterprises and workers in informal sector. तो अब इन्होंने कहा कि 1970 से कि यार वर्कर्स जो इनफॉर्मल पे हैं उन पे भी फोकस कर लो, सिर्फ फॉर्मल सेक्टर पे मत करो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज इन इनफॉर्मल सेक्टर, सो यू शुड फोकस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। As employment in the formal sector is not growing, workers and enterprises in informal sectors do not get regular income. Informal sector में जो worker होता है, enterprise होती है, उनको regular income नहीं मिल रही है। They do not have any protection or regulation from government. उनको government से, सरकार से कोई protection भी नहीं मिल रही है। ठीक है, so workers are dismissed without any compensation. Workers are dismissed without any compensation. Technology used in the informal sector enterprises is outdated. Informal में majority of the percentage है आपकी, ठीक है, 94% workforce आपकी informal में है, और तब भी आप लोगों की technology outdated है इस sector में। ठीक है, they also do not maintain any accounts. Workers of this sector live in slums and squatters. So, of late, owing to the efforts of International Labour Organization, please highlight, question comes, इन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़े एफर्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब क्या कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। अगर आप गवर्नमेंट हो, आप इस वक्त गवर्नमेंट बन जाओ, पॉलिसी मेकर बन जाओ, और आपको एम्प्लॉयमेंट पे डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में हो, आपको एम्प्लॉयमेंट पे डिसीजन लेना है, आपको दिख रहा है डेटा आपके आगे, अब आपको कोई पॉलिसी एक्शन लेना है। तो जब आप देखोगे कि आपके पास्ट में आपके बड़ों ने, आपके गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स थे, उन लोगों ने प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी, एंड प्लानिंग प्रोसेस में उन्होंने सोचा था जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगी, जैसे जैसे ग्रोथ आएगी, तो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी एंड इनफॉर्मल कम हो जाएगी।
बट आपको एहसास हुआ कि फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट 20 साल बाद 1950 से 1970 तक भी आपको रियलाइजेशन हिट हुई कि भाई 20 साल में भी फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो रही है। अब हमें इनफॉर्मल सेक्टर पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करता। इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, उन्हें रेगुलर इनकम नहीं मिलती है, वो स्लम्स में रहते हैं। यानी बेसिकली वो बहुत परेशान है, उनके लिए भी आप कुछ करोगे एंड फिर भी आपको लगा ग्रो होगा। पर अभी तक 2011-12 तक भी डेटा कहता है कि आपका जितना वर्कफोर्स है उसका 94% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में आज भी। तो फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला और उनकी हेल्प से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, अगर इनफॉर्मल में ही सारे हैं तो हम इनफॉर्मल सेक्टर का ही मॉडर्नाइजेशन करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के साथ। ठीक है, परफेक्ट। अब हमने इनफॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया, हमने कैजुअलाइजेशन पढ़ लिया, हमने ये सारी चीजें देख ली, सेक्टर वाइज देख लिया। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। इतनी देर से एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। यू माइट हैव सीन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर आता है, उसमें एक सेक्शन आता है जहाँ पे जॉब्स होती है, तो लोग जिनको जो जॉब ढूंढ रहे हैं, पहले एरा में तो न्यूज़पेपर से ही होता था सब। आज की डेट में तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, Naukri.com है या बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप जाके जॉब देख सकते हो, लिंक्डइन है। ठीक है, बट पहले तो सिर्फ न्यूज़पेपर होते थे। इवन टिल डेट न्यूज़पेपर्स प्ले अ मेजर रोल। सो लोग न्यूज़पेपर में जॉब देखते हैं। ठीक है, सम लुक फॉर जॉब थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। In many cities, you might find people standing in some select areas looking for people to employ them for that day's work. अब कई जगह शॉप्स में लोग, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, बट लोग डेली जॉब तक के लिए जाते हैं। लोग घूम रहे होते हैं किसी शॉप के बाहर या कहीं कि आज के लिए एक डे के लिए कोई काम हो जाए। ठीक है, कोई फैक्ट्री जाता है, कोई ऑफिस जाता है एंड गिव्स देयर बायोडेटा। तो कई बार आप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस के बाहर अपना बायोडेटा दे आते हो एंड यू नो अपना रिज्यूमे एंड सीवी, आज की डेट में हम बोलते हैं, आप दे आते हो एंड आस्क वेदर देयर इज एनी वैकेंसी इन द फैक्ट्री और ऑफिस। ओके, मेनी इन रूरल एरियाज डू नॉट गो आउट। अब ये तो अर्बन एरियाज की बात हो गई। रूरल एरिया में बहुत सारे बाहर नहीं जाते, पर घर पे ही रहते हैं जब वहां पे काम नहीं होता। ठीक है, एंड सम गो टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड रजिस्टर देमसेल्व्स। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी होते थे, वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर दो एंड जैसे ही नोटिफाई हो जाओगे आप, जैसे ही कोई जॉब आएगी। ठीक है, द नेशनल statistical office, previously it was known as national sample survey organization, तो NSSO हम बोलते थे ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब उसका नाम चेंज हो गया, हम उसको बोलते हैं नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। सो एनएसओ डिफाइन करता है एम्प्लॉयमेंट को एज अ सिचुएशन in which all those who owing to lack of work are not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives, or by making application to prospective employers to express their willingness or ability for work under prevailing conditions, work and remunerations। ठीक है, वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट डिफाइन कर रहे हैं, कोई ऐसा जो काम ढूंढ रहा है। ठीक है, जो अलग अलग जगह जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जा रहा है, जो रिलेटिव्स के पास जा रहा है, फ्रेंड्स के पास जा रहा है, एप्लीकेशन भेज रहे हैं, वो अवेलेबिलिटी देख रहे हैं काम की, जो भी एग्जिस्टिंग अवेलेबिलिटी है काम की, जो भी नेचर है काम का एंड जो भी वेजेस या रेम्यूनरेशन मिल रही है उस पर वो काम करने को तैयार है। ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड है क्योंकि वो काम ढूंढ तो रहे कम से कम। ठीक है, अब ऐसे में देर आर वेराइटी ऑफ वेज अनएम्प्लॉयड पीपल आर आइडेंटिफाइड। ये तो एनएसओ की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इकोनॉमिस्ट भी डेफिनेशन देता है। इकोनॉमिस्ट बोलता है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन वो है हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर इन हाफ अ डे। ठीक है, तो अब अलग अलग डेफिनेशंस है एम्प्लॉयमेंट की। जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अलग अलग डेफिनेशंस देखी थी, ब्रूटलैंड कमीशन ने कोई दी थी, हर्मन डाली ने कोई दी थी, हमने वो चैप्टर कर लिया ऑलरेडी, हमने उसमें देखी थी डेफिनेशंस एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यू की डेफिनेशन देके वो पूछ लेता है किसने बोली है वाली। तो अनएम्प्लॉयमेंट की 2 डेफिनेशन आपको दिख गई एक ही पैराग्राफ में। एनएसओ ने एक डेफिनेशन दी। अब इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं उनके हिसाब से अनएम्प्लॉयड वो इंसान है जिसको आधे दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिल रहा, वो अनएम्प्लॉयड है।
ठीक है। देर आर 3 सोर्सेज ऑफ डेटा। अब डेटा कहाँ से मिलता है, हमें पता कैसे चलता है अनएम्प्लॉयमेंट का, या हम देखते कहाँ से हैं कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल चल रहा है। ये हमें पता चलता है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस आता है हर 10 साल में, 11 साल में, अभी तो नहीं आया बट सेंसस आता है, तो उससे पता चलता है। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की, उससे पता चलता है। ठीक है। एंड एनुअल रिपोर्ट आती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, उससे पता चलता है। एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो ये वाले सोर्सेज है जहां से आपको अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में आपको पता चलता है। ठीक है। देन employment exchanges, okay, though they provide different estimates of unemployment, they do provide us with the attributes of unemployed and the variety of unemployment prevailing in our country. So do we have different types of unemployment in our economy? अब मेरा सवाल भी यही आने वाला था अगला, इतने सारे सोर्सेस हैं क्यों अनएम्प्लॉयमेंट के, कोई एक ही सोर्सेस कर देते, या तो एनएसओ दे देता सारा डेटा, या पीरियोडिक लेबर फोर्स दे देता, ठीक है, कोई सर्वे दे देता। इतने सारे क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग किस्म की है, अलग अलग टाइप की है, तो वो अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन अलग अलग लोग या अलग अलग एजेंसीज देते हैं। ठीक है। तो द सिचुएशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जो पहले बोली उन्होंने वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप काम ढूंढ रहे हो, ओपनली अनएम्प्लॉयड हो, आप हर जगह हर किसी को बोल रहे हो सीवी दे दे के कि मेरे को काम चाहिए, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। इकोनॉमिस्ट कॉल अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडियन फार्म्स एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है अनदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मतलब क्या हुआ, डिस्गाइज का मतलब, डिस्गाइज अगर आप लिटरल सेंस में देखो तो डिस्गाइज कहते हैं ना किसी के रूप को डिस्गाइज कर लेना, यानी किसी और का रूप ले लेना या छुप जाना किसी के पीछे। ठीक है। तो अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, एक फार्म है, ये एक लैंड है, ठीक है, ये लैंड पे 4 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, 100 kg वीट उगाने के लिए। तो ये 4 लोग 100 kg वीट उगा लेते हैं। बट अब क्या हुआ, 2 लोग और हेल्प मांगने आए कि हमें भी अपने फार्म पे काम दे दो। इन्होंने वो 2 लोगों को रख लिया। ठीक है। लेकिन अब भी 6 लोग मिल रहे हैं अगर, तो 100 kg राइस से ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि वो जो 2 नए लोग आए हैं वो भी तो कुछ आउटपुट दे ना काम में, कि काम बढ़े, वरना नए इंसान का काम में जुड़ने का क्या फायदा अगर आपका काम इंक्रीज नहीं हो रहा है वहां से। राइट। सो अब ये 2 लोग अगर आ गए, 6 लोग हो गए, पर अगर 6 लोगों में आउटपुट भी 100 kg वीट ही आ रहा है, तो ये ना जो 2 लोग हैं इनकी प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी सिर्फ इन 2 लोगों के वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। तो ये 2 लोग हो फार्म पे या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फार्म लैंड्स पे ऐसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, जहां लोग बस बैठे हैं, आउटपुट नहीं जनरेट कर रहे। उनको किसी और काम में लगाओगे तो शायद आउटपुट आ जाए, क्योंकि उस फार्म पे तो वो हो ना हो आउटपुट 100 kg ही है। Right. So what is this guy's unemployment? Suppose a farmer has 4 acres of land and he actually needs only 2 workers and himself to carry out various operations on his farms. But if he employs 5 workers and his family members, such as his wife and children, this situation is known as disguised unemployment. One study conducted in late 50s showed that 1/3 of agriculture workers in India are disguisedly unemployed. 1950s में एक स्टडी आई थी जिसने बहुत बड़ी बात बोली थी। देखो, एक तो ना इंडिया में सबसे ज्यादा लोग रूरल सेक्शन में रहते हैं, और रूरल एरिया में अगर आप रहते हो तो आपका मेजर सोर्स जो है एम्प्लॉयमेंट का वो एग्रीकल्चर हो जाता है, फार्म लैंड हो जाता है। पर तब भी अगर मेजोरिटी ऑफ द लोग आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, पर उसमें से 1/3 हिस्सा यानी 1/3 ऑफ द पीपल आर बेसिकली डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। वो दिखने को वो फार्म पर है, नाम के लिए वो एम्प्लॉयड है, पर वो आउटपुट में कुछ हेल्प नहीं कर रहे, आउट वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो बेसिकली। ठीक है। सो यू मे हैव नोटिस दैट मेनी पीपल माइग्रेट टू एन अर्बन एरिया, पिक अप अ जॉब एंड स्टे देयर फॉर सम टाइम। तो बहुत लोग माइग्रेट कर गए, उन्होंने कोई जॉब ली एंड वहां पर रहे कुछ टाइम, बट कम बैक टू देयर होम विलेजेस एज सून एज रेनी सीजन बिगिंस। सो आप देखो, सपोजिटली आपके घर पे कोई हाउस हेल्प है, तो वो आए, गांव से आए हैं एंड गांव से आके वो आपके घर में काम करते हैं। ठीक है। बट वो विलेज आ जाएंगे वापस जैसे ही रेनी सीजन आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का जो काम होता है वो सीजनल होता है। देर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द विलेज फॉर ऑल मंथ्स इन द ईयर। बाकी टाइम, क्योंकि विलेज में काम क्या है, रूरल एरिया, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सीजनल काम है। ठीक है।
तो ज्यादा महीने तो काम नहीं होता, तो वो लोग बाहर जाके हाउस हेल्प का काम कर लेते हैं। जैसे ही उनके गांव में काम आता है, एग्रीकल्चर बूम सीजन आता है, रेनफॉल सीजन आता है, वो गांव चले जाते हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज नो वर्क टू डू ऑन फार्म्स, पीपल गो टू अर्बन एरियाज एंड लुक फॉर जॉब्स। ओके, and this kind of unemployment is known as seasonal unemployment. seasonal unemployment होती है ये, जो वो unemployment होती है जो आप कुछ सीजन काम करते हो। जैसे सपोजिटली हीटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, विंटर्स में हीटर्स बहुत बिकते हैं। अब कोई एक इंसान है जिसकी हीटर की ही शॉप है, ठीक है, जिसके पास और कोई काम ही नहीं है, तो उसका काम सीजनल हो गया एक तरीके से। आइसक्रीम वेंडर्स हो गए, अगर आइसक्रीम वेंडर सिर्फ आइसक्रीम ही बेचने का काम करेगा, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल गो एंड बाय आइसक्रीम्स इन समर्स एज कम्पेयर टू विंटर्स। कूलर्स का काम हो गया, जैकेट्स का काम हो गया, बहुत सारा, और बाकी टाइम आपके पास काम नहीं है। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो वी हैव विटनेस स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अभी हमें एनसीईआरटी में जो 3 तरह की मेजर अनएम्प्लॉयमेंट मेंशन की है, वो है ओपन, डिसगाइज्ड एंड सीजनल। ये मेजोरिटी मेंशन करी है। एंड यहाँ पे देखो, डैम कंस्ट्रक्शन वर्क इज अ डायरेक्ट वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय गवर्नमेंट। तो ये फोटो दे सकते हैं आपको एंड बता सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे फोटो दे सकते हैं, ये बेसिकली शुगर केन कटर्स है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है आपको कि इतने लोग रिक्वायर्ड नहीं है जितने जबरदस्ती हैं फार्म पे। तो एग्जाम्पल देके वो पूछ सकते हैं आपसे कि ये क्या डिपिक्ट कर रही है पिक्चर। सो इसीलिए मैं कहती हूँ एक एक पिक्चर बहुत ध्यान से देखा। बेसिकली एनसीईआरटी में जो भी है ना, एक शब्द है, वो भी किसी रीजन से दिया है डालने वाले ने, बुक बनाने वाले ने। और क्यों सीबीएसई का एग्जाम या कोई भी एग्जाम एनसीईआरटी पे फोकस करा रहा है आपसे, सीयूईटी, सीबीएसई, यूपीएससी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने चले जाओ, हर कोई एनसीईआरटी पढ़ने को क्यों बोलता है? दिखने में पतली सी बुक लगती है, तो ऐसा लगता है इसमें क्या ही है, एंड किसी को रीड करने को बोलो, यूं आ जाते हैं, रीड करके कर ली। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, दे टेक इट वेरी कैजुअली, दे हैव वेरी कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स दिस एनसीईआरटी। उनको बोलती हूँ मैं रीड करो, सो दे जस्ट हो गई मैम, एंड क्वेश्चन पूछ लो तो आते नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि हर चीज के पीछे मीनिंग है। कोई पिक्चर दिख रही है, उसके नीचे कुछ लिखा है, वो कुछ डिपिक्ट कर रही है। हर चीज के पीछे एक स्टोरी है। ट्राई एंड डू द एनालिसिस ऑफ द स्टोरी, ट्राई एंड ब्रेक डाउन द स्टोरी। ओके, so though we have witnessed slow growth of employment, have you seen people being unemployed over a very long time? So scholars say that in India, people cannot remain completely unemployed for a very long time because their desperate economic condition would not allow them to be so. तो वो कह रहे हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में देखोगे भी ना, तो कुछ कुछ टाइम के लिए देखोगे, बहुत लॉन्ग प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखोगे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस ही ऐसी है इंडिया में कि कोई प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता है। ओके, यू विल रादर फाइंड देम being forced to accept jobs that nobody else would do, unpleasant or even dangerous jobs in unclean or unhealthy surroundings. The central and state governments take initiatives to generate employment to facilitate a decent living for low income families through various measures. ठीक है, तो वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने 3 तरह की बताई है इस सेक्शन में, मेजर मेजर, ओपन, डिस्गाइज एंड सीजनल। अब उन्होंने आपको ये भी बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कुछ कुछ टाइम आती है, लेकिन क्या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लंबे टाइम के लिए आती है? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इंडिया की कंडीशंस ही ऐसी है कि कोई बहुत लंबे टाइम अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, एंड वो मजबूरी में अनसेफ जॉब्स पिकअप कर लेंगे, डेंजरस जॉब ले लेंगे, या कुछ ऐसी जॉब ले लेंगे जो उनको सूट भी नहीं करती, बट वो भी करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक रोटी कपड़ा मकान एंड पैसे हर किसी को चाहिए उतना बेसिक फुलफिल करने के लिए, राइट? तो ऐसे में इंडिया की गवर्नमेंट कुछ मेजर लेती है इंश्योर करने के लिए कि जो लो इनकम फैमिलीज है वो इतनी अनसेफ जॉब्स ना पिक करें, या इतनी डेंजरस चीजों में ना जाएं, या कल को ब्लैक मार्केटिंग एंड बहुत ही डेंजरस चीजों में ना पहुंचे। इसीलिए गवर्नमेंट इंश्योर करती है कुछ स्कीम्स लाके उनको बेनिफिट करने का। अब वो स्कीम्स कौन सी हैं? You may recall about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of 2005, नरेगा हम बोलते हैं इसको। It promises 100 days of guarantee wage employment to all rural households who volunteer to do अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। यानी कोई भी रूरल हाउसहोल्ड जो भी बोलेगा कि हम अनस्किल्ड मैनुअल वर्क भी करने को तैयार है, हमें बस काम दे दो, उनको गारंटी देती है 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट की, कि 100 दिन का काम और उसके वेजेस आपको मिलेंगे। द स्कीम इज बेस्ड ऑन द एक्ट
on this act is one of the many measures that government has implemented to generate employment for those who are in need of jobs and rural. तो गांव में कोई जॉब की नीड में इससे पहले कोई खतरनाक काम ना कर ले या सुसाइड एंड अल्कोहलिज्म में ना पड़ जाए, इसकी वजह से गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ मेजर्स ले एंड गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे। तो नरेगा 2005 में आया था, तो रूरल एरियाज में कुछ लोग है ना, उन्होंने बोला कि भाई काम ही नहीं मिल रहा, इससे पहले कि हम खतरनाक कामों में लगे, चोरी चकारी करे, इससे अच्छा तो है कि हम बोल दें सरकार को कि हम अनस्किल मैनुअल वर्क भी करने को तैयार है, आप बस हमें काम दे दो। तो सरकार ने कहा जो लोग ऐसे काम करने को तैयार है रूरल एरियाज में, इसका मतलब उन्हें कितना ही काम की जरूरत है, तो इसलिए इन्हें काम देने के लिए 100 दिन हम वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे उन सबको जिनको जरूरत है। Since independence, the union and state governments have played an important role in generating employment or creating opportunities for employment generation. ठीक है, so their efforts can be broadly categorized into two, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वो कह रहे हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे ही आजादी हुई थी, मैंने कहा ना आपको, हमने एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का डेटा देखा, तो एम्प्लॉयमेंट कम स्पेस पे ग्रो हुई है, ऊपर जो हमने चार्ट देखा एंड जीडीपी ग्रो हुआ है, तो जो हमने गैप देखा वो जॉबलेस ग्रोथ थी। तो जॉबलेस ग्रोथ क्योंकि हो रही थी और एम्प्लॉयमेंट कम थी, इसीलिए गवर्नमेंट मेजर्स ले रही थी कि डायरेक्ट गवर्नमेंट बेसिकली मेजर ले रही थी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। एंड गवर्नमेंट के मेजर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मेजर में देखो उन्होंने कितना ब्यूटीफुली डैम कंस्ट्रक्शन बोला है। सरकार बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लेगी, कोई हाईवे बनाएगी, कोई रेलवे बनाएगी, कोई डैम बनाएगी, तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट वहां पे खर्चा कर रही है। जैसी गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को बनाने लगेगी तो गवर्नमेंट लेबर भी तो हायर करेगी, सीमेंट ओनर, ट्रांसपोर्ट लेबर, मैनुअल वर्क करने वाले, कितने लोग चाहिए होंगे काम में, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, कितने लोगों को बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये डायरेक्ट तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट खुद कुछ कर रही है, प्रोजेक्ट बना रही है एंड उससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। ठीक है, सो द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस, और गवर्नमेंट अपनी अपनी जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आप देखते ही हो। ठीक है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज भी होती हैं, गवर्नमेंट होटल भी होते हैं, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी होती हैं। तो इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो वर्कर को देती है सरकार, उसको हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, when the output of goods and services from government enterprises increases, then private enterprise which receive raw material from government enterprise will also raise their output and hence increase number of employment opportunities. So for example, अगर कोई government own company है, ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, गवर्नमेंट ओन कर रही है एक स्टील कंपनी। सो अगर ये स्टील कंपनी है, इसका आउटपुट जो है, स्टील कंपनी का आउटपुट बढ़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सरकार ने बढ़ाई, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई और इससे आउटपुट बढ़ा स्टील का, तो ये डायरेक्ट इंक्रीज हुआ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज जो थी वो परचेज करती हैं स्टील इन सरकारी कंपनियों से अपना आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो इनको स्टील ज्यादा बढ़ा, इनका आउटपुट बढ़ा, इन्होंने प्राइवेट कंपनी को जो स्टील देते थे वो ज्यादा दिया। ठीक है, जब ये स्टील ज्यादा दिया तो प्राइवेट कंपनी का आउटपुट भी बढ़ा, प्राइवेट कंपनी का आउटपुट बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनी की भी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, सो यही पे ये कह रहे हैं ये इनडायरेक्ट जनरेशन है एम्प्लॉयमेंट का। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, इनडायरेक्ट भी कर रही है। सिमिलरली बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं सरकार के जो एम करते हैं पॉवर्टी एलिविएट करने पे, ठीक है, थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो पॉवर्टी एलिविएट एक तो होता है कि कोई गरीब है, आप उसे जाके हाथ में सीधा पैसा दे दो, वो तो पॉवर्टी एलिवेशन हो गया। पर एक तरीका होता है पॉवर्टी खत्म करने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, बंदे को काम दे दो, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, वो पॉवर्टी में है, वो गरीबी में है, आप उसे काम दोगे, उसको रोजगार आएगा, वो मेहनत करेगा, तो उसकी पॉवर्टी भी खत्म होगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो हम यहाँ पे उन प्रोग्राम्स की बात करेंगे जो कि पॉवर्टी एलिवेट तो करते हैं थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, दे आर नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। All these programs aim at providing not only employment but also services in areas such as primary health and primary education, rural drinking water, nutrition, assistance for people to buy income and employment generating assets, development of community assets by generating wage employment, construction of houses, sanitation, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो बेसिकली प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं सरकार के, सरकार काम करती है इन सारी चीजों पे, ये सारी ही चीजें बनाने का, ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो एंड रूरल हाउस होल्ड्स में पॉवर्टी कम हो। तो कंक्लूजन देख लेते हैं, देयर हैज बीन अ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया
and newly emerging jobs are found mostly in the service sector. So structure अगर change भी हो रहा है और newly emerging jobs आ भी रही हैं, तो आपको majority वो मिलेंगी service sector में, ठीक है? And the advent of high technology and now frequently permit a high competitive existence for efficient small scale and often individual enterprises or specialist workers side by side with the multinationals. So outsourcing kya hai? Outsourcing of work is becoming common practice. It means that a big firm finds it profitable to close down some of its specialist department, for example, legal, computer programming, or customer service section, and hand over a large number of small piecemeal jobs to very small enterprises or specialists, ठीक है, जो कि कंट्री में हो. तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हुआ? अगर मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में एक लीगल डिपार्टमेंट खोल के बैठी हूँ, तो मैं वो लीगल डिपार्टमेंट बंद करूंगी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दे रही हूँ, उनकी जरूरत नहीं है वो लीगल डिपार्टमेंट में. तो मैं एक छोटी कंपनी को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दे दूंगी, कोई लीगल इशू आएगा भी तो मैं वो कंपनी के साथ डील कर लूंगी, ताकि उस कंपनी का भी बेटरमेंट हो एंड वो कंपनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे. तो इसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं. द ट्रेडिशनल नोशन of the modern factory or office as result has been altered in such a manner that for many the home is becoming a workplace. ये कोविड के बाद हुआ है कि home is becoming a workplace. All of this change has not gone in favor of individual worker. The nature of employment has become more informal, with only limited availability of social security measures to the workers. And in last few decades, there has been a rapid growth in gross domestic product, but without, so this is again very important conclusion है, क्योंकि there has been rapid growth in gross domestic product but without simultaneous increase in employment opportunity. इसका मतलब है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, क्योंकि सरकार को देखा कि जीडीपी का नंबर अगर बढ़ भी रहा है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, तो जॉबलेस ग्रोथ है, तो जॉब बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी. एंड स्पेशली जो लोग बहुत गरीब है, पॉवर्टी में है, जिनके पास खाने के पैसे भी नहीं है, रहने के नहीं है, कपड़े के नहीं है, उनको पहले अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. इसलिए सरकार ने मेजर्स लिए इनिशियली जो रूरल एरियाज पे टारगेट कर रहे थे. ठीक है, देन दिस इज द रीकैप of this chapter. So we are done with this particular chapter, and this is the recap. You can read the recap, but I always say do read the summary. So recap ही summary है, and यहाँ पे कुछ additional sections हैं, कुछ मस्त, मतलब बहुत interesting से questions हैं, तो I think you should go about it and you should refer these. And this is NCERT. While I also said that these are the notes that I have created, even though I do not believe in saying that you read these notes and that's done. So all matlab you anyway have to read NCERT. NCERT is the primary source of every subject, and then complemented by the books that are referred to you by your school teachers, because they know what they are referring to, and they are the best advisors. But I think those books are complementary. First, you should always refer to NCERT. Even your school teachers will agree that NCERT has no substitute. Okay, so the books that they are referring are complementary and not the substitutes of NCERT. Number one. Number two, these notes are just for your help, जस्ट फॉर द सेक कि आप लास्ट मिनट वो बोर्ड के पेपर के बाहर खड़े हो या सीयूईटी के एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो और आपको लास्ट मिनट रिवीजन करनी है, तो आपके एनसीईआरटी में से भी आपको कोई नोट्स लिखने हैं, जो मैंने पढ़ा है उसमें से कोई बात लिखनी है, तो आप वो यहीं लिख सकते हो. सो ये नोट्स मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क पीपल एंगेज इन, व्हाट डू पीपल वर्क एंड ये सब. सो आप देख लो, क्वेश्चन आंसर यू कैन रीड, एंड देन देयर इज अ फ्लो चार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स. So all these things, then there are this worker population ratio by gender, and rural urban में भी divided है. So आप ये चीज देख सकते हो कि मेल ज्यादा है, फीमेल कम है, एंड यही सीन आपका रूरल एरिया में भी है. So all these things, there are tables, all these things you can assess. Then there is this particular one. ये थोड़ा सा मैंने सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन और दिखाया, प्राइमरी में, सेकेंडरी में एंड टर्शरी में. प्राइमरी में डिक्रीज हुआ है, बट फिर भी डिक्रीज हो रहा था ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट स्टिल इट्स हाईएस्ट. एंड यहाँ दोनों सेक्टर में इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल कम है. तो ये देखना है आपको. ओके, ट्रेंड मैंने कहा था ना, जैसे ट्रेंड्स पता होने चाहिए. देन ये कि what has GDP, how has GDP growth compared with employment, jobless growth. Then what is jobless growth? इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? अ शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स. 94% वर्कफोर्स है, इसमें से भी हमने देखा कि 94% वर्कफोर्स में से वुमेन का क्या हाल है, मेन कितने हैं. ऑल दीज थिंग्स वी हैव
already completed. And then there is, unemployment, open, disguised, seasonal. Then this is unemployment trend over time. You can see urban, rural, and overall unemployment बढ़ी ही है with time. And unemployment types देख लिए हमने. Then इसके बाद अब देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो 2005 में नरेगा. ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिंक होती है इन चीजों से. सो ये वाला योजना आपकी हो गई. देन क्यों है, फोकस क्या है, इम्पैक्ट क्या हुआ, आउटकम क्या है. मेक इन इंडिया इनकरेज करता है मैन्युफैक्चरिंग यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे फोकस करता है. अट्रैक्ट करता है एफडीआई. देन ई श्रम पोर्टल इनफॉर्मल वर्कर्स को बेनिफिट के लिए रजिस्टर करती है. सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक आर इम्पोर्टेंट एंड यू कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ. वेयर विल यू फाइंड दिस पीडीएफ गाइस? यू विल फाइंड दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप. एज आई टोल्ड यू टेलीग्राम ग्रुप पे ये है सारा कुछ, तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है. यू कैन गो गेट योर प्रिंट आउट एंड probably give it a read. Okay, so with that we are done with this chapter, and yeah, we'll cover rest of the chapters very soon. Keep practicing from the NCERT and keep sharing your feedback, and let me know in case you need something else also. Then I'll be happy to help. And yeah, take care, keep smiling. I'll see you with another one. Bye bye.